सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, यूं समझ लीजिए बेटा आपने सरफेस कैपेसिटी का हाफ एंड हाफ पोर्शन कर लिया है। अब आगे जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एड्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं है। अब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, दैट इज कोलाइड। ठीक है, आपको याद हो तो आपने स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा। फिर हमने 9th में सॉल्यूशंस पढ़े थे, ट्रू, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो अब हम कोलाइड को पढ़ेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में, जो बचा हुआ आपका पोर्शन। ओके, सो कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, ये चीज कहां से निकल के आई थी? देयर वाज अ साइंटिस्ट दैट इज थॉमस ग्राहम, आपने पढ़ा भी होगा उसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। उसने क्या किया कि वो कुछ सॉल्यूशंस को किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके देख रहा था। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पास करती है, सबको अपने अंदर से गुजारती नहीं है। ग्राहम क्या कर रहा था कि कुछ सॉल्यूशंस बना के, जैसे नमक का सॉल्यूशन बना लिया, एक बार चीनी का बना लिया, एक बार गम का बना लिया, एक बार एल्ब्यूमिन का बना लिया। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन बना के और उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करने की कोशिश कर रहा था। उसने क्या नोटिस किया कि कुछ सॉल्यूशंस तो पास हो गए और कुछ सॉल्यूशंस पास नहीं हुए। ठीक है, अब उसने इस चीज को अपना बेसिक क्राइटेरिया बना लिया कि जिन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो गए हैं वो अलग टाइप के हैं, और जिनके पास नहीं हो पाए हैं वो अलग टाइप के। तो उसने क्या लिखा? सॉल्यूशन दैट आर capable of passing through semi-permeable membrane called as crystalloids and that are not called as colloids। ठीक है, तो उसने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया जो उसने सॉल्यूशन स्टडी किए थे उनको, कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो रहे हैं उनको उसने नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड्स का। ठीक है, कि दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्रिस्टलॉइड। जैसे मान लो नमक और पानी को मिक्स करके उसने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया, वो सॉल्यूशन पास हो गया, तो इसका मतलब जो नमक है वो एक क्रिस्टलॉइड है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन पास हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। जो पास नहीं हो पाए, ठीक है, कि भाई उन्होंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं किया उनको पास होने के लिए, ठीक है, तो उसको इसने किसका नाम दे दिया? कोलाइड्स का जो है वो नाम दे दिया। उसने क्रिस्टलॉइड कौन कौन से लिए थे? जैसे इट कैन बी लाइक NaCl, इट कैन बी लाइक ग्लूकोज, इट कैन बी लाइक सुक्रोज एक्सेट्रा। उस टाइम उसके कोलाइड्स क्या क्या आए थे? जैसे स्टार्च, गम, एल्ब्यूमिन, सिलिसिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ थे जिनका सॉल्यूशन, अब देखो तुम गोंद को मान लीजिए पानी में घोलो, ठीक है, या फिर लिक्विड जो हमारे पास गम आता है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास करो तो वो नहीं होगा। स्टार्च, जैसे चावल में से कई बार हम बनाने के बाद जो लिक्विड निकालते हैं उसको आप पास करके देखो, वो पास नहीं होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। तो उन सॉल्यूशंस को इसने नाम दे दिया कोलाइड्स का, और जो पास हो गए थे उनके सॉल्यूशंस को बोल दिया इसने क्रिस्टलॉइड। पर ये जो इसने क्राइटेरिया रखा है बहुत ज्यादा टाइम तक वैलिड नहीं हो पाया, जल्दी ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज को आप देखो तो कोई बच्चा इसको ऐसे गलत समझ सकता है कि जो नमक है ना दैट इज क्रिस्टलॉइड। ठीक है, क्योंकि नमक का सॉल्यूशन पास हो गया था। या कोई बच्चा इसको यूं समझ सकता है गम जो है ना वो क्या है? कोलाइड है। पर ऐसा नहीं होता बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच इट इज डिसॉल्व्ड। अगर तुमने नमक को पानी में घोला है तो वो क्रिस्टलॉइड हो सकता है, पर अगर आपने नमक को बेंजीन में घोला तो वो कोलाइड हो सकता है। ठीक है, इफ NaCl is dissolved in water, it will behave like crystalloid। वो एक क्रिस्टलॉइड मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगा। अगर तुम NaCl को बेंजीन, टॉल्यून में मिक्स करते हो तो वो किसकी तरह काम करेगा? कोलाइड की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बेसिस पे आप किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलॉइड और कोलाइड में नहीं रख सकते हो। एक्चुअली में ये गलत है कि या तो कोई सब्सटेंस कोलाइड हो सकता है या क्रिस्टलॉइड हो सकता है। जो कोलाइड और क्रिस्टलॉइड है ये सिर्फ किसी मैटर की अवस्था हो सकती है, ये खुद कोई मैटर नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। कोलाइडल और क्रिस्टलाइड होना इट जस्ट अ स्टेट ऑफ मैटर, इट नॉट मैटर इटसेल्फ। ये खुद मैटर नहीं है कि या तो कोई सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड है या फिर कोलाइड है। नहीं बेटा, सेम सब्सटेंस कैन बी क्रिस्टलॉइड, सेम सब्सटेंस कैन बी कोलाइड, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। अगर तुमने नमक को पानी में घोला तो उसके पार्टिकल पास हो जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, बट अगर आप नमक को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्यूशन में से NaCl के पार्टिकल पास
नहीं होंगे। तो सेम सब्सटेंस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, किसी भी सब्सटेंस को किसी एक कैटेगरी में आप फिट करके नहीं रख सकते। तो उसका ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर बाद में जब पढ़ा गया इन सॉल्यूशंस को तो एक बात समझ में आई कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना या ना होना किस बात पे डिपेंड करता है कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर का साइज है वो क्या है। अगर तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साइज पोर का साइज छोटा है तो पास नहीं होगा। अगर इसका साइज बड़ा है पोर का, तुम्हारे मॉलिक्यूल का जो साइज है वो छोटा है तो पास हो जाएगा। तो मतलब एसपीएम में से पास होना या ना होना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का साइज क्या है, इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो फिर अगली जो क्लासिफिकेशन की गई सॉल्यूशंस की वो इस बात को ध्यान में रख के की गई कि व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, कि आपके जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज है वो क्या है, वो किस रेंज में आ रहा है। तो आप उसको कोलाइड भी बोल सकते हो, आप उसको क्रिस्टलॉइड भी बोल सकते हो। जो क्रिस्टलॉइड टर्म उसने यूज करी थी बेटा वो आज के टाइम में ट्रू सॉल्यूशन है। आज जिनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं ना, ठीक है, वही उस टाइम पे उसने किसको नाम दिया था, क्रिस्टलॉइड का नाम दिया था। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज अब हमने सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में रखा है। ये ध्यान रखा गया कि भाई एसपीएम में से पास ना होना ना या होना मतलब साइज ऑफ पार्टिकल इज मैटरिंग, ठीक है। अब उसमें हमने क्या कर दिया, साइज को ही ध्यान में रख के 3 टाइप के सॉल्यूशन बना दिए। नाउ सॉल्यूशंस आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप, जो आप लोअर क्लासेस से भी पढ़ रहे हो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। जब कभी भी कुछ ना बताया जाए सिर्फ सॉल्यूशन शब्द लिखा आ जाए तो आप उसको ट्रू सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं NaCl का सॉल्यूशन विद वाटर, तो मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि ट्रू सॉल्यूशन है, तो जब ना लिखा मिले तो उसको ट्रू सॉल्यूशन मानेंगे। अगर वो कोलाइड्स या सस्पेंशन के बारे में बात करेगा तो वो आपको स्पेशली बताएगा कि ये कोलाइड या फिर सस्पेंशन है, ठीक है। चलिए आगे इनको कंपेयर करते हैं। ओके, सो नाउ इतना समझने के बाद अगर आपको कोलाइड को डिफाइन करना हो तो आप कोलाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कोलाइड्स या फिर कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, इसको आप कैसे समझाएंगे। दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल रेंज इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड कैन पास थ्रू simple filter paper but not through SPM। ओके, आप इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब पोर के साइज को चेक किया गया तो पता क्या गया, कोलाइडल सॉल्यूशंस वो हैं जिनके जो पार्टिकल के साइज की रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सकती है। आप चाहो तो नैनोमीटर की जगह एंगस्ट्रॉन में भी डाटा लिख सकते हो, चाहो तो मीटर में भी लिख सकते हो। आप सब फैमिलियर हैं दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो मर्जी है, कई बार ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन या मीटर में भी आपको ये डाटा मिल सकता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। कि कोलाइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के अंदर होता है, कुछ भी रेंज हो सकती है इसके बीच में, जो सिंपल फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे, अगर वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजारोगे तो गुजर जाएंगे, बट वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होंगे, ठीक है। हमारा मेन टॉपिक अब चैप्टर में यही रहेगा, पर हम इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से भी, क्योंकि ये बीच का है, इसके जो पार्टिकल का साइज है वो ट्रू से तो बड़ा है और सस्पेंशन से क्या है बेटा, छोटा है। तो तीनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। तो ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, ये सेम है जो आपने पढ़ा है, बट हाँ ये यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ट्रू, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टिकल के साइज की बात करूं तो ट्रू के अंदर पार्टिकल का साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। एक ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, बाकी कुछ भी रेंज हो सकती है 1 नैनोमीटर से छोटी। यहां है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड इट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा
लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेचर कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा कैसा, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा। तो बेटा जो ट्रू सॉल्यूशंस है दैट आर होमोजीनियस, colloids are heterogeneous and these are also heterogeneous। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस से क्या मतलब है कि सॉल्यूशन बनने के बाद अगर पूरा सॉल्यूशन एक जैसी कंसंट्रेशन दिखा रहा है देन इट इज होमोजीनियस, अगर डिफरेंट फेज आपको नजर आ रही है देन इट इज हेट्रोजीनियस। तो ये दोनों हेट्रोजीनियस है और ये आपका होमोजीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अबाउट फिल्टर पेपर के अंदर से ये कैसे पास होंगे। नॉर्मल फिल्टर पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से ये पास हो जाएंगे, ठीक है। आप नॉर्मली घर में जैसे सिकंजी वगैरह बनाते हो पास हो जाएगी, नमक चीनी ही तो है उसके अंदर, ठीक है। कोलाइडल वाले भी सॉल्यूशन जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, ठीक है। बट सस्पेंशन नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी से मेरा मतलब है पार्टिकल साइज को आप देख सकते हो, जैसे पार्टिकल जो है वो क्या आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने पानी में नमक घोला या चीनी घोली तो क्या आपको नमक और चीनी के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं। तो आप लिखोगे नॉट विजिबल विद द नेक्ड आईज। आप नॉर्मली इनको अपनी आईज से नहीं देख सकते हो, ठीक है। अगर बात करें कोलाइड की, जैसे आपके पास दूध है तो भी नॉर्मली तो नहीं दिखता ना मैं दूध के अंदर कहाँ फैट है कहाँ वाटर है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपके पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है तो उससे आप देख सकते हैं। भाई इनको तो आप अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, बहुत छोटे पार्टिकल है बेटा, सिंपल सी बात है। पार्टिकल का साइज बड़ा तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, ओपन आइज से भी देखा जा सकता है, नेक्ड आइज से भी। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो आपको अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप भी आपको नहीं दिखा पाएगा, आपको बहुत हाई क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। एंड दीज आर सीन बाय नेक्ड आइज। अब जैसे तुमने रेत और पानी को मिक्स किया तो रेत दिख जाता है नॉर्मली, ठीक है। आपने चौक और वाटर को मिक्स किया तो चौक के पार्टिकल दिख जाएंगे आपको, ठीक है, नॉर्मल आइज से। तो दे आर विजिबल बाय नेक्ड आइज। ओके, नाउ बात करते हैं अबाउट द स्टेबिलिटी। क्या स्टेबल है? तो स्टेबल है। ट्रू सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं। कोलाइड्स जो है इनके मुकाबले थोड़े कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है दैट आर वेरी स्टेबल, इनके मुकाबले दैट आर लेस स्टेबल एंड दीज आर लीस्ट स्टेबल। ये सबसे कम स्टेबल होते हैं। या तुमसे कोई ये पूछ ले सेटल डाउन होते हैं कि नहीं। सेटल डाउन का मतलब है कि सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये दोनों अलग अलग कब हो जाते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो नमक पानी चीनी का जो सॉल्यूशन है उसमें अपने आप कभी भी चीनी और नमक नीचे नहीं बैठेगा और पानी ऊपर नहीं हो जाएगा, तो ये स्टेबल है, दैट आर नॉट इजिली सेटल डाउन। कोलाइड सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाते हैं पर टाइम लगेगा। जैसे दूध है, तुमने अगर उसको ढंग से स्टोर नहीं किया तो 1 दिन या 2 दिन बाद दूध फट जाएगा, उसका फैट अलग हो जाता है, उसका पानी अलग हो जाता है। मतलब स्टेबल तो है पर इतने नहीं है जितने ट्रू सॉल्यूशन है। सस्पेंशन तो और जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। तुमने रेत को घोला पानी में चम्मच से, लगेगा कि सॉल्यूशन बन गया, फिर कुछ टाइम बाद रख दो ऐसे अनडिस्टर्ब तो रेत अलग और पानी अलग, मतलब सेटल डाउन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बात अपीयरेंस की, दिखते कैसे हैं। जर्नली की बात हो रही बेटा, सबके लिए अप्लाई नहीं हो रही, जर्नल की बात हो रही है। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दैट आर जनरली ट्रांसपेरेंट, दीज आर ट्रांसपेरेंट। ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, एंड दीज आर ऑपेक। यूजुअली की बात हो रही है, आप किसी इंडिविजुअल सॉल्यूशन को लेके इनको नहीं कह सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है वो तो ऑपेक नहीं है और ये जो सॉल्यूशन है ये तो ट्रांसलूसेंट नहीं। जनरली दीज आर ट्रांसपेरेंट, दीज आर ट्रांसलूसेंट एंड दीज आर ऑपेक सॉल्यूशंस, ठीक है। डिफ्यूजन की बात कर सकते हो कि किस टाइप के सॉल्यूशंस में जो डिफ्यूजन है वो सबसे जल्दी होता है। तो ट्रू सॉल्यूशंस में डिफ्यूजन सबसे जल्दी होगा, कोलाइड्स में थोड़ा धीमा होता है डिफ्यूजन, और सस्पेंशंस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। डू नॉट डिफ्यूज भी आप लिख सकते हो, दैट दे डू नॉट शो एनी डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन कि उनके पार्टिकल का साइज क्या है, ठीक है। इससे छोटा है तो ट्रू है, इससे बड़ा है तो सस्पेंशन है। सस्पेंशन किन प्रॉपर्टीज में ट्रू सॉल्यूशन से जो है वो डिफर करते हैं वो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जैसे टेंडल इफेक्ट शो करेंगे कोलाइडल वगैरह सॉल्यूशन, ये टेंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इनको कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं
अगर आपके पास सॉल्यूशन होता है तो यूजुअली दो टर्म्स हम यूज करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, इफ यू हैव सॉल्यूशन देयर आर टू टर्म्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी आप सबको पता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या, जो कम अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन कब यूज करेंगे, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में है और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी सेम फेज में है। नहीं तो अगर इनकी स्टेट अलग अलग है तो सॉल्यूट वो होता है जो एक्चुअली में घोला जा रहा है, और जिसमें घोला जा रहा है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फाइनली हमेशा सॉल्यूशन की स्टेट से मैच करेगा, सॉल्वेंट की स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट से मैच करती है। इसका अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, अगर आपकी जो स्टेट्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 ग्राम नमक को डिसॉल्व करूं 100 ग्राम वाटर में, तो तुम ये कहोगे मैडम ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास 200 ग्राम नमक है और मैं उसको 150 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ, तो भी बेटा यही सॉल्वेंट है और यही सॉल्यूट। अब ये नहीं कहोगे मैडम इसका वजन तो कम है इसका ज्यादा है, ये सॉल्वेंट बन गया ये सॉल्यूट, नहीं बेटा, क्योंकि जब तुम नमक को पानी में घोलोगे तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा और इन दोनों में से लिक्विड ये है, तो सॉल्वेंट वो होता है जो फाइनली सॉल्यूशन को अपनी स्टेट देता है। वजन कम या ज्यादा कब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने C2H5 लिक्विड और वाटर इनको घोला, अब ये भी लिक्विड, जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड। जब स्टेट से कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर आप अमाउंट पे चले जाइए। अब इनमें अगर अल्कोहल ज्यादा घोला जाएगा तो वो सॉल्वेंट ये सॉल्यूट, अगर पानी ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, ठीक है। तो ज्यादा कम का कॉन्सेप्ट यूज कब करते हैं, जब स्टेट सबकी सेम हो, और ये कब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जब आपका जो सॉल्वेंट है उसकी स्टेट हमेशा सॉल्यूशन से मैच करेगी, अगर सबकी स्टेट अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर। बट यहाँ पे अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, उनके नाम हमने कुछ अलग दिए हैं, जो पूरे चैप्टर में हम वैसे ही यूज करेंगे। यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज, और इसको बोला जाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। सो कोलाइडल वाले टॉपिक में, कोलाइडल स्टेट वाले टॉपिक में हम सॉल्वेंट को हमेशा डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे और जो सॉल्यूट है उसको हमेशा बोला जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है मिल्क का। अब मिल्क किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, फैट और वाटर का। दूध में सिर्फ फैट और पानी होता है, तो वाटर इसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम, और फैट क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम यहाँ पे नाम अलग दे रहे हैं, बाकी काम इन दोनों का भी क्या है बेटा, सेम वही है। सस्पेंशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन के जो एग्जांपल है वो आई होप आपको पता होंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड्स।